अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां मुश्ताक राज पर। अॼु असां जो डिस्कशन रखियो आहे उहो आहे पाकिस्तान में मौजूदा ख़ासि तौर ते उत्तर इलाइक़नि में आयल इबरतनाक ऐं तारीख़ जे बदतरीन ज़िलज़िले जे हवाले सां। उते छा थियो, ज़िलज़िले में केतिरो नुक़सानु थियो, पाकिस्तान जी हुकूमत उन खां गॾु ॿिया जेके इमदादी इदारा आहिनि उहे छा पिया कनि। उन खां अलावा इस्लामाबाद में जेके बिल्डिंग जो लॉस थियो ऐं पाकिस्तान में या ज़िलज़िला आमतौर ते छो था अचनि, उन हवाले सां असां जो डिस्कशन रखियो आहे। असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद नसीम साहब खे। पाण प्रोफेसर आहिनि जियोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। उन्हनि जे भर में वेठा आहिनि मोहतरम एम सिद्दीक ईसा साहब। सिद्दीक ईसा साहब आहिनि एसोसिएशन कंसल्टिंग इंजीनियर्स पाकिस्तान जा। ऐं नाज़रीन उन जे भर में वेठा आहिनि मलक नईम साहब। पाण हूअं त असननि वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जे लेबर विंग जी आहे, जंहिंजा हू मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आहिनि, पर संदन तालुक़ पाकिस्तान जे हिन उन इलाइक़े सां आहे जिथे ताज़ो जेको ज़िलज़िलो आयो उहो उते आयो। तो गाल बोल की शुरुआत मलिक साहब हम आपसे ही करते हैं। आप अभी वहीं थे 3-4 दिन जो पूरा ये ज़िलज़िले का पीरियड था, कल ही आप वहाँ से आए हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ पे लोगों की, और आपकी नज़र में क्या इतना ही नुकसान हुआ है जितना हमें पढ़ने को और टेलीविज़न पर देखने को मिलता है? शुक्रिया मुश्ताक राजपुर साहब, आपने हमें मदऊ किया इतने नाजुक मौके पे, जो एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद एक इतना बड़ा सानिया कि जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो इस वक्त हमारी कौम जिससे दो चार है, सूबे सरहद के लोग। ये जिस दिन ज़लज़ला आया वहाँ पर सूबा सरहद और उसके हज़ारा डिवीज़न में ख़ास तौर पे मैं मौजूद था, वहाँ मैं गया हुआ था। और सुबह जब मैं सो के उठा जैसे ही, तो इत्तेफाक था कि 8:56 पे जो है ये ज़लज़ला आया। तो मैं अपने बेड पे जैसे बैठा ही था तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मेरा बेड जो है कि कोई उठा रहा है, हिल रहा है। तो मैंने ज़मीन के साथ थोड़े पैर अपने टच किए, तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये जो है कि ये बड़ी मूव है और ये कोई ज़लज़ला टाइप का आया। तो मैं फ़ौरन कमरे से भाग के अपने लॉन में निकला, तो वहाँ मैंने जो देखा क़यामत का समा जो है कि दीवारों को झुकते हुए मैंने देखा। यूँ इस तरह दीवार बाउंड्री वॉल्स हो रही थी, घर यूँ हो रहा था, गाड़ियाँ जो खड़ी थी कार पोर्च में वो लिटरली यूँ हिल रही थी, जैसे पानी टब में पानी पड़ा हो तो कागज़ या कोई ऐसी हल्की चीज़ रख देते हैं ना उसके ऊपर, तो वो हवा के उस पर ऐसे ऐसे होता है इस तरह। तो इतने में मेरे घर वाले मदर वगैरह निकल आई, उन्होंने कहा कि जिक्र करें, तो हमने अल्लाह अकबर का जिक्र शुरू कर दिया उसमें। तो हमारे यहाँ तो ये तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक का ये था, और हरीपुर और उसमें कोई नुकसान इतना नहीं हुआ। एबटाबाद में भी 1-2 बिल्डिंगें गिरी हैं यू मेडिकल कॉलेज के सामने, लेकिन असल जो इसका नुकसान जो हुआ है वो बालाकोट में हुआ है। बालाकोट जो है कि वो एक बहुत बड़ा एरिया है वो हमारे हज़ारा डिवीज़न का, और वहाँ पर तकरीबन 10 यूनियन काउंसिल हैं, 10 यूसीज़ हैं वहाँ पर। और 10 यूसीज़ का ये है कि बालाकोट प्रॉपर जो शहर है कि उसकी तकरीबन 30 to 35,000 जो है कि वो लोग रह रहे हैं, जो उसकी लोगों की कैपेसिटी वहाँ पे है। जी जी। जो लोग रह रहे हैं तकरीबन 30 to 35,000 से बालाकोट शहर के हैं। अब हर यूसी में 10,000 से लेके 12-14 हज़ार लोग रजिस्टर्ड वोट हैं, जो वोटर हैं वहाँ पर। जो वोटर नहीं है उनकी मैं काउंटिंग नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ 10,000 से लेके 13-14 हज़ार लोगों के रजिस्टर्ड वोट हैं वहाँ पर। तो 10 यूसियाँ टोटली तबाह हो गई हैं वहाँ पर। अच्छा। और हर यूसी में 7 स्कूल हैं, 4 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 मिडिल स्कूल हैं और 1 हाई सेकेंडरी स्कूल है। और एक स्कूल में तकरीबन बच्चों की तादाद जो है वो 400 से लेके और 600 बच्चों की तादाद है एक स्कूल में जो है। और उसमें हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें ज़्यादा है, वो 750-800 बच्चों की तादाद है कि वो एक ही है उसमें। तो उसको अब अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 70 स्कूल तो आपकी 10 यूसियों में, खाली 70 स्कूल आपकी 10 यूसियों में। हाँ, ये जो बालाकोट की जो 10 यूसीज हैं, और ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर जिस जगह पे गए हैं और हमने जो फर्स्ट एड उनको दी है, मुहैया की है,
तो 10 यूसीज तो वहाँ है, 70 स्कूल वहाँ है। अब आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 40-45,000 तो आपके बच्चे चले गए हैं सारे। आप जो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात वो हमारे, मैंने बयान एक पढ़ा, मुझे सख्त मुझे अफसोस हुआ इस बात का, और खुदा जानता है इतना अफसोस हुआ कि मैं कुछ देर के लिए तो सर पकड़ के मैं बैठ गया कि ये एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, कोर कमांडर सूबा सरहद जो है कि सफदर साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि 1100 से लेके 2000 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है कोई फिक्र वाली, या कोई इतना बड़ा नुकसान या इतना बड़ा सानिया नहीं हुआ है। अच्छा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शेख रशीद साहब जो है कि वो बड़े जो है कि अपने आप को वो कहते हैं कि हम पॉलिटिशियन के बहुत बड़ा पॉलिटिक्स के हम प्रोफेसर्स हैं और हमारे जैसा पॉलिटिशियन कोई नहीं है। वो आज से 5 दिन पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने कहा कि थोड़े से 2-2.5 हज़ार लोग हुए हैं, वो कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। फिर 4 दिन गायब हो गए और आज वो तुलू हुए हैं दोबारा, आज मीडिया पे दोबारा तुलू हुए नज़र आ रहे हैं वो। अब ये कितनी बड़ी बदनसीबी और बदकिस्मती है हमारी कि हमें जिस दिन वहाँ पे जलजला हुआ तो उसके बाद जब हमारे आपस में कॉन्टेक्ट्स बहाल हुए, थोड़े मानसेरा वगैरह हमारे सब है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, और आजकल मोबाइल कम्युनिकेशंस के इस जदीद दौर में जो है कि वो कम्युनिकेशन गैप तो ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो हमें जब पता चला कि नहीं ये बालाकोट के तो रास्ते बंद हो गए हैं, तो फिर हमने फ़ौरन ये किया कि हमने मस्जिदों में अपनी ऐलान करवाया और हमने कहा कि भाई कि जो भी इमदादी सामान और ऐसी चीज़ें जो हैं कि देना चाहें तो अपनी मस्जिदों में आके वहाँ जमा कराएं और फिर हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की बात कर रहा हूँ मैं। तो लोगों ने इतने पुरजोश तरीके से ताउन किया कि हमारे चंद घंटों में एक एक ट्रक का सामान हो गया हमारा। ये तो बिल्कुल सही करें, कराची में भी जो हाँ, सूरत रही पूरी पाकिस्तान में, और अच्छा। हम जो वहाँ पे सामान लेके वेरी नेक्स्ट डे जब हम वहाँ पहुँचे तो रास्ते बंद थे। वो बड़ी मुश्किलों से वहाँ अपनी मदद आप लोग लगे हुए थे। और फिर दूसरे दिन आफरीन है इस आवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन में पेश करता हूँ कि लोग ट्रकों पे भर के आ रहे थे। कोई पेशावर से आ रहा था, कोई इस्लामाबाद से आ रहा था, कोई पंजाब से आ रहा था, कोई हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहा था, कोई चीज़ें ला रहे थे और कोई खुद 50-50 की टोलियां आ रही थी। तो उन्होंने आके बेचारों ने मदद की, कुछ लोगों को मलबे के नीचे से निकाला, कुछ लोगों को ज़रूरी एशियाज दी उनको, और फर्स्ट एड जो दे सकते थे बेचारे, क्योंकि इंतज़ामिया तो वो थी नहीं, वो तो सिविलियन लोग थे, हम थे, आप जैसे इस तरह के लोग थे जिन्होंने दर्द महसूस किया और वो मौके पर पहुँचे। थर्ड डे, तीसरे दिन वहाँ पर आर्मी की कुछ टीमें आई, 2 क्रेनें लेके आई, और वो क्रेनों ने काम नहीं किया तो उन क्रेन्स को वापस उन्होंने भेज दिया जहाँ से लाए थे, इस्लामाबाद से या अटक से लाए थे वो। और आर्मी जो आई वो टोटल जो रोड है, मेन जो बालाकोट का रोड है, उसके ऊपर उन्होंने ट्रैफिक ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और फिर जो इमदादी टीमें, जो लोगों का एक जमे गफीर लग गया, लोग जो आए हैं और जिस जज्बे के तहत आए हैं, और ये मिसाल कायम कर दी है आवाम ने कि पाकिस्तान की आवाम जो है कि वो पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की कौम पर किसी वक्त भी कोई ऐसा आड़ा वक्त आए तो मैं समझता हूँ ये अपनी जानों का नजराना भी दे देंगे। जो मोहब्बत, जो जज्बा और जो वलवला मैंने आवाम के अंदर देखा है, काश ये वलवला हमारी एजेंसियों में भी होता, हमारे इदारों में भी होता, तो आज हमारा मुल्क कहीं का कहीं पहुँच चुका होता। तो आप क्या समझते हैं मलिक साहब कि जो एस्टिमेशन हुई है कि लॉसेस जो हुए हैं वो सही हो रहे हैं, या काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिस में नहीं आई? एक्चुअल मेरी कराची आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इस वक्त मैं कराची नहीं आना चाह रहा था। मैं जो कराची इस वजह से आया हूँ कि मैंने कहा कि वहाँ पे जाके हमारे कुछ जानने वाले हैं, उनसे अपील करता हूँ, जो हाउस जॉब के डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ी टीम है बहुत सारी हॉस्पिटल्स में। तो मैंने कहा मैं वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कन्वेंस मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, कराची से उनको कोचेस देता हूँ उनको। तो 40-40, 50-50 लड़कों की यंग स्टार की टीमें बना के इनको वहाँ रहने के लिए भी मैंने कहा मैं जगह प्रोवाइड करता हूँ, मेडिसिन के साथ हम वहाँ भेजते हैं। इस वजह से कि पिछले कल रात से लोग वहाँ पर भूख और सर्दी से मरना शुरू हो गए हैं वहाँ पर। और पोजीशन ये है कि अभी तक जो आर्मी गई है वो सिर्फ रोड के किनारों पे जो जगह जो हैं वो वहाँ पर ही ऑपरेशनल हुई है। काफी देहात इनके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं पहुंचे। देहात की पोजीशन ये है कि जो आपका मेन जो बालाकोट मेन जो शरा है आपकी, उस शरा से तकरीबन आप जैसे राइट लेफ्ट अगर आप चले जाएं
तो वो पैदल रास्ते हैं, गाड़ियों के रास्ते नहीं है, पैदल रास्ते हैं वो। उन पैदल रास्तों पे आप चले जाएं तो आपको तकरीबन हर आधे फल्लांग के बाद एक गांव मिलता है, आपको हर 1 किलोमीटर के बाद एक गांव मिलता है, हर 2 किलोमीटर के बाद एक गांव मिलता है, हर 4 किलोमीटर के बाद एक गांव मिलता है। वो लोग तो इस वक्त तक पुकार रहे हैं लोगों को कि खुदारा हमारी मदद करो। इसी तरह जैसे 26 घंटों बाद एक बच्ची, और अभी 52 आवर्स बाद जो है कि एक बच्चे को निकाला है उन्होंने, एक माँ को और एक बेटी को निकाला है उन्होंने, तो वो लोग तो अभी तक राजपर साहब वो लोग दबे हुए हैं, वहां तक कोई नहीं गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ कुछ फोर्सेस का जो प्लान बना हुआ है कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क पे अगर अटैक कर दिया जाए, अब तो खैर हमारा मुल्क एटमी ताकत बन गया, अब वो सिचुएशन रही नहीं है, लेकिन साबका तो ऐसी स्ट्रेटजी बनी हुई है हमारी फोर्सेस के पास कि हमारे किसी कोने पे अगर कोई अटैक होता है तो हमने घंटों के अंदर हमारी फोर्स ऑपरेशनल होना है उसने, और उसने उस इलाके के ऊपर अपना ऑपरेशन करके और वो वहाँ से दुश्मन को निकालना है उसने। तो ये इतना बड़ा सानिया हुआ है, तो यहाँ तो घंटों घंटों का, यहाँ तो दिनों के हिसाब से जो है कि अभी तक फौज ऑपरेशनल नहीं हो सकी है। अगर यही लोग, अगर ये जो हेलीकॉप्टर जिन्होंने कहा है कि 26 हेलीकॉप्टर काम कर रहे थे, आज हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं, आज अगर आप 30 भी कहेंगे तो मैं उस बात से डिनाई नहीं करूंगा, मैं 30, लेकिन ये कल से पहले 2 हेलीकॉप्टर काम कर रहे थे, कोई 26 हेलीकॉप्टर नहीं थे, सब झूठ था उसमें। आज आए, आज कल जब मैं निकल रहा था वहां से तो यूएनओ की गाड़ियां मुझे रास्ते में मिली, कम से कम 100 गाड़ियां थी यूएनओ की, और सब लैंड क्रूजर्स थी और उनके सब एग्जीक्यूटिव्स और सारी टीमें और वो सारी जा रही थी। अब पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है, अब हमारी फोर्सेस की भी मजबूरी बन गई है। अब दुनिया का इतना बड़े ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आपके यहाँ आ गई हैं, दुनिया की जो है कि वो आपको एड्स आ रही है, दुनिया के डेलीगेट्स आ रहे हैं, अब तो आप रह ही नहीं सकते, अब तो आपको उनकी सिक्योरिटी के लिए भी आपको वहां जाना पड़ेगा, अब तो आपको उनकी सिक्योरिटी के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन यही ट्रूप्स अगर हेलीकॉप्टर के जरिए 50-50 ट्रूप्स अगर जंगलों में उतार देते, ये बालाकोट और ये सारा नॉर्दर्न एरिया वो एरिया है कि जहां पर आर्मी एक्सरसाइज करती है, अपने कोर्सेज के दौरान एक्सरसाइज करती है। ये वो एरिया तो नहीं है कि जो आर्मी को पता नहीं है कि ये एरिया उस स्केल में नहीं है। तो यहाँ 40-40 के ट्रूप्स उतारते ना इलाकों में, मुख्तलिफ पैराशूट के जरिए फेंकते ना, तो आप यकीन करें कि हम हज़ारों की तादाद में लोगों को बचा लेते, बच्चों को बचा लेते, औरतों को बचा लेते, और नौजवानों को और बूढ़ों को बचा लेते। स्कूल के बच्चे जो हैं वो देखें उनके साथ। मलिक साहब, हम इस मौजू पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक ईसा साहब तशरीफ़ रखते हैं। सर, आपका ताल्लुक इंजीनियरिंग कंसल्टिंग इंजीनियर से है, क्या पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से मैं आपसे बात करना पूछना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स के बिल्डिंग्स जब इतने हैवी ज़िले में गिरती हैं, लेकिन काफ़ी लोग बातें करेंगे जी उसके जो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स थी, यही वजह थी कि कुछ बिल्डिंग्स तो बिल्कुल सही हैं, तो इक्का दुक्का जो गिर गई हैं, तो आप क्या समझते हैं इसमें प्रॉब्लम है हमारे यहाँ? इस्लामाबाद की ये बिल्डिंग जो है ये बहुत बड़ा शानिया है, और 2 दिन तक हमने भी वॉच किया टेलीविज़न पर, हमारे कुछ इंजीनियर्स ने भी वहाँ से रिपोर्ट किया। जो सरप्राइजिंग बात थी इस्लामाबाद के बारे में ये थी कि इस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अलावा देयर वाज नथिंग मेजर damage to other buildings. Nothing was reported. Even few of the houses जो बहुत ही ख़राब कंडीशन में थे वो भी नहीं गए। अच्छा, मगर इस बिल्डिंग के बारे में जो है रियली बड़ी अफसोसनाक है कि 10 मंजिला बिल्डिंग गिरी और इतने सारे लोग ट्रैप हो गए, और आफ्टर 3 days भी आपने जाकर पढ़ा होगा 80 घंटे के बाद जो है कुछ लोग जो है ना वहाँ से फॉर्चुनेटली जिंदा निकल आए। हमने इस सिलसिले में स्टूडेंट की तरफ से CDA को लेटर लिखा है कि इफ़ दे नीड द सर्विसेज ऑफ द कंसल्टिंग इंजीनियर्स आवर मेंबर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड इस्टेब्लिश कि रियली व्हाट वाज रॉन्ग विद द स्ट्रक्चर, वी आर रेडी टू डू दैट। ठीक है ना, तो हम लोग अगर हमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी मदद कर रही तो हम शामिल हो जाएंगे इसके इन्वेस्टिगेशन में कि रीज़न फॉल्टी डिज़ाइन था या फॉल्टी कंस्ट्रक्शन था या लैक ऑफ इनफ मटेरियल था, और ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश होने के बाद ही पता चलेगा आपको व्हाट वाज द रॉन्ग। बातें वैसे अलग अलग हम सुनते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसमें पहले से ही क्रैक्स थे, कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी नोटिस
कुछ लोगों ने दिया था कि ये इसकी हालत सही नहीं है, बट कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि रियली उस स्ट्रक्चर में क्या ख़राबी थी। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स स्टडी करने के बाद और ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डेफिनेटली कंसल्टिंग इंजीनियर्स इस बात पर अराइव कर सकते हैं कि व्हाट वाज सही मानों में क्या गलती थी। अच्छा, ये पॉसिबल है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है कंस्ट्रक्शन में बनाए जाएं जो इस किस्म के ज़िलज़लों को फेस कर सकें, महफूज रख सके लोगों को, जिस तरह जापान वगैरह में ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। जी। आप समझते हैं ऐसा पॉसिबल है? व्हाई नॉट, ये तो सारी दुनिया में होता है और हमारे भी डिज़ाइन इंजीनियर्स जो हैं पाकिस्तानी इस हुनर से वाकिफ़ हैं। और कराची में जितनी बिल्डिंगें बनती हैं वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत जो बनती हैं उसमें सब में लॉज में अर्थक्वेक का जो है प्रोविज़न है और बाकायदा रूल है कि ये डिज़ाइन जो है एक कंसल्टिंग इंजीनियर डिज़ाइन करता है और उस डिज़ाइन जो है दूसरा कंसल्टिंग इंजीनियर उसकी चेकिंग करके वेट करता है उसे, और उसमें कोई कमी पेशी हो डिज़ाइन में तो उसको दूर की जाती है। इस तरह इस्लामाबाद में भी बहुत सारी और बिल्डिंगें भी हैं, 20 और 22 मंजिला इमारतें भी हैं वहाँ पर। अच्छा, हाँ, कुछ शोज़ के वो सब खड़ी हुई हैं, इसका मतलब उनका डिज़ाइन अच्छा था, उनका कंस्ट्रक्शन अच्छा था। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है तो मैं समझता हूँ कुछ फैसला अभी बताना बड़ा मुश्किल होगा। राइट। नाज़रीन, असां सां गॾु रहिजो। असां सां डॉक्टर शाहिद नसीम साहब भी गॾु आहिनि जेके कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आहिनि जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। उन्हनि खां असां पुछंदासीं त ज़िलज़िला छो था अचनि ऐं पाकिस्तान जी पोजीशन फ्यूचर में किथे बीहे थी। पर उन खां पहिरीं असीं वटि नंढी ब्रेक, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान कम से कम ज़िलज़लों का देश नहीं समझा जाता था जी। जिस इंटेंसिटी से और जिस मतलब बदतरीन किस्म का ज़िलज़ला जो आया है पाकिस्तान की पूरी तारीख में ऐसा नहीं आया। तो क्या ये पहले से कभी प्रेडिक्ट नहीं किया गया? जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो यकीनन ये जितना हमारा जापान है, इंडोनेशिया वगैरह है, उस जोन में तो नहीं आता। लेकिन ये कि पाकिस्तान जो है अच्छा खासा अर्थक्वेक के हिसाब से एक्टिव है। कोयटा में पहले ज़लज़ला आ चुका है, इस्लामाबाद में, पटन में, कराची में भी आ चुके हैं। तो इसकी स्टडी वगैरह प्रॉपर हुई नहीं है। तो फ़िलहाल ये है कि पाकिस्तान जो है अगर देखा जाए तो चारों तरफ से फॉल्ट हैं इसमें। तो ये जो तहरीक हुई थी, जो ये अर्थक्वेक आया था, ये भी जो है एक मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहलाता है, MBT, ये सारा उसी के साथ वाक़ हुआ है। और ये जो है काफ़ी लंबे चौड़े हैं और शुमाली इलाक़ाजात में एक नहीं ऐसे कोई 7-8 बड़े बड़े फॉल्ट्स हैं। तो उनकी ना तो कभी किसी स्टडी की, ना किसी ने मना किया कि इसके ऊपर एटलीस्ट इमारतें ना बनाई जाएं। अच्छा जी। तो इस किस्म की वार्निंग मतलब और इसी तरह कराची में जैसे ये है अपना यूनिवर्सिटी रोड, इसके ऊपर पाइपलाइन है, वहीं फॉल्ट गुजर रहा, वहीं पाइपलाइन आए दिन आपको याद होगा टूटती रहती थी। फिर उन्होंने नए सिरे से काफ़ी बेहतर किया उसको। तो ये इनको पास सबको पता है कि ये फॉल्ट गुजर रहा है, इसके ऊपर से जो एहतियात करनी चाहिए। तो ख़ास तौर से जैसे इन्होंने बताया कि बालाकोट है, तो पूरा वो एरिया है उसी फॉल्ट लाइन के ऊपर वाक़ है। उसी फॉल्ट लाइन पे जो इमारतें बनी हैं वो ज़्यादा डैमेज हुई हैं। तो आइंदा अगर बनाते वक्त इसका ख्याल रखा जाए कि उन लाइनों के ऊपर ना बनाए। तो मतलब क्या जो जिन एरियाज़ की क्लियरेंस मिले नहीं, एटलीस्ट उसको देखना चाहिए ना कि कहाँ से फॉल्ट लाइन गुजर रही है, एटलीस्ट उस पर नहीं बनाना चाहिए। या फिर जो कंस्ट्रक्शन का मटीरियल अगर आप उसमें देखें तो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे उन्होंने, मकामी जो घर गिरे हैं, उसके बजाय अगर आप जो है ना फाइबर के बनाएं या कुछ लाइट वेट एग्रीगेट आते हैं उनसे बनाएं तो कम से कम ये डैमेज शायद कम होता। क्या प्रिवेंट मेजर्स क्या हो सकते हैं? प्रिवेंट मेजर ये हो सकते हैं कि नए सिरे से इसको देखा जाए, चेक किया जाए कि पाकिस्तान जो है अब किस जोन में वाक़ है। ख़ास तौर से इस्लामाबाद 1960 में जब अयूब खान यहाँ से इसको दारुलहुकूमत ले गए थे इस्लामाबाद, तो शायद उनके इल्म में नहीं था क्योंकि उस वक्त प्लेट टेक्टोनिक्स का सब्जेक्ट ही नहीं था। अच्छा, इसको किसी को इल्म ही नहीं था कि किस जगह पे लेके जा रहे हैं। अब जबकि सबको पता है तो इसको कम से कम इसको केयर करके चेक करके इसको सही किया जा सकता है। मतलब पाकिस्तान का कितना हिस्सा आप समझते हैं कि इस हवाले से वो जो जोन जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें आता है? पाकिस्तान में सिवाय शायद सिंध, कराची छोड़ के बाकी सिंध किसी हद तक सेफ़ है। सिंध की ख़ास तौर से सिंध TV के हवाले से बता रहा हूँ कि कराची थोड़ा सा डेंजर जोन में आता है, बाकी सिंध किसी हद तक सेफ़ है। बाकी अगर आप पूरा शुमाली ले लें इलाका
इस्लामाबाद ले लें, कोयटा ले लें, खुजदार ले लें, उत्थल ले लें, ये सब एरिया जो हैं इस फॉल्ट बेल्ट के करीब हैं, जो माउंटेनस जो माउंटेनस एरिया हैं। जब इसमें कोई ऐसी मूवमेंट पैदा होती है तो जाहिर है कि इसमें लॉसेस होते हैं। अब ये खुशकिस्मती है कि पहले ये है इतना एक्टिव नहीं था। अब ये जब से ये ख़ास तौर से दिसंबर में जो ये आया था सुनामी वाला अर्थक्वेक, उसके बाद से इंडियन प्लेट काफ़ी एक्टिव हो गई है, और जिसके नतीजे में वो एडजस्टमेंट के लिए आए दिन कभी इधर से और कभी उधर से एडजस्ट कर रही है। ये आप जी कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं डॉक्टर साहब के मामले में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी जी कि ये क्लासिफिकेशन पाकिस्तान के शहरों की मौजूद है। यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड अमेरिका का है एक, जो पूरी दुनिया के शहरों को एक ख़ास ब्रैकेट में रखता है। हमारे 4 किस्म के जोन्स होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। तो 0 तो जहाँ अर्थक्वेक बिल्कुल नहीं होता, जिस तरह बहुत सारे यूरोपियन ममालिक के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ कोई अर्थक्वेक नहीं आते। 1, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो इंटीरियर ऑफ सिंध वगैरह ऐसी जगह हैं जब बहुत ही नेग्लिजिबल एक्टिविटी है। कराची फॉल्स इन 2 के भी हमारे 2 हिस्से हैं मॉडरेट के, लोअर मॉडरेट, अपर मॉडरेट। सो कराची इज बीइंग प्लेस्ड इन 2B। द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग प्लेस्ड इन 3। इस्लामाबाद हैज़ बीन क्लासिफाइड इन जोन 3, कोयटा इज जोन 3, और जोन 4 ऐसी चीज़ है कि जो रियली फॉल्ट लाइन पे ही हो, जिस तरह ऑलमोस्ट जापान की शहर हैं या कैलिफोर्निया है, ठीक है ना, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं नंबर 4, क्योंकि उसके ज़लज़ले की क़ुव्वत जो है कई टाइम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इस्लामाबाद को अगर इस अर्थक्वेक कोड से उसकी बिल्डिंग डिज़ाइन की जाए और नॉर्दर्न एरियाज़ में भी की जाए, तो हम समझते हैं कि तो इस आर्ट से आप अचीव कर सकते हैं। जी काफ़ी हद तक। जी इसा साहब, आप जो कह रहे हैं जोन कराची के हवाले से, सर आपने कहा कि जोन B 2B में आता है, तो क्या कंस्ट्रक्शन जो हमारे यहाँ है इज इट कंपैटिबल कि वो से उसको बर्दाश्त कर सके कि उस इंटेंसिटी को जो 2B में ज़िलज़ला आएगा जिस शिद्दत का? कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर का तो अपनी कोशिश यही होती है कि जो रिक्वायरमेंट है जोन 2B की उसको फुलफ़िल करें, अकॉर्डिंगली सरिया और सीमेंट उसी हिसाब से डिज़ाइन करके कंस्ट्रक्शन करवाए। इसके बाद क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, और दूसरी बातें भी आपका टू स्पीक द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है कराची में रहते हुए, काम करते हुए एज ए कंसल्टेंट इंजीनियर, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो कंप्लेंट्स होती हैं करप्शंस की और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये तो एक बड़ी माफिया समझी जाती है, बड़ी गठजोड़ होती है सरकारी इदारों के साथ, और बड़ी कंप्लेंट्स हैं, ये तो पैसे खा जाते हैं लोगों के, तो बहुत सारी शिकायत है उस हवाले से। आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब तो मामला इतना सीवियर है, इट इज़ सच ए सीरियस मैटर कि इतनी लोगों की जाने का ख़तरा रहता है, और अभी हाल ही में रिपोर्ट छपी हैं आज परसों अखबारात में, अगर यही ज़िला कराची में आता, बल्कि ये तो 7.5 का था, कहा जाता है अगर 6.5 का था शायद 90% कराची तो होता ही नहीं। मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर खुदा न खास्ता कराची में आया तो तकरीबन 65 से 75% आबादी साफ हो जाएगी, खासतौर से फ्लैटों में रहती है जिनका कोई कंट्रोल नहीं है मेरे ख्याल में। तो बहरहाल वो इमारतें खड़ी हैं, अभी भी वो चेक हो सकती हैं क्या है वो जो है कोड के तहत बनी है या नहीं बनी है, और उनको चेक करके जी एक इमारतें चेक करने का तो दूर की बात है, जिनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है डेंजरस बिल्डिंग्स, जो इवन विदाउट ज़िले के भी गिर सकती हैं, अच्छा, उसको भी खाली नहीं करा सकते बिकॉज देयर आर लीगल प्रॉब्लम्स। आई थिंक कम अज़ कम जो, हाँ, तो ये गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए कि अगर उनमें से लोग मरते हैं तो जब बाद में तो पैसे देते हैं, तो अभी से कुछ दे आगे खाली करा के जो है बिल्डिंग को जो है वो खाली करा दिया जाए और उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, फिर उनको उसी जगह पे दिया जाए। कुछ मतलब कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के इदारों को, इंस्टेड ऑफ लिविंग क्लोजिंग द आइज, क्योंकि ये तो जो है ना एक ही झटके में आ जाएंगी जो ऑलरेडी डेंजरस डिक्लेयर हो चुकी हैं। और इसके अलावा अब ज़ाहिर बात है प्री पार्टीशन डेज की भी हमारे पास बिल्डिंगें हैं जिनको 60, 70, 80 साल हो गए हैं, वो अपनी उम्र को पहुंच चुकी हैं, और उस ज़माने में वो नहीं गिरेंगी। वो नहीं गिरेंगी। मैं आपको बता दूं, अगर कराची में अर्थक्वेक जिस तरह सूबा सरहद में ये जो बालाकोट का एरिया है ये तो आया तकरीबन 6, 6.5, 7 मिनट का था, और हमारा जो शुरू में डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में वो 2.5 मिनट का था। 2.5 मिनट का भी अगर अल्लाह ना करे अगर आ गया तो नई बिल्डिंग्स आपकी गिरेंगी कराची के अंदर। क्योंकि ये तो एक आम आदमी का एतमाद भी हो सकता है कि जी पुरानी जिस तरह होता है पुरानी कंस्ट्रक्शन और पुरानी चीज़ों पे एक एतमाद होता है। नहीं तो आप समझते हैं कि मतलब जो लाइक
फ्लैट्स तो बहुत हैं कराची में, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स पूरा हैं, गुलशान जौहर इसी से गुलशान जौहर में। और कल रात जो हुआ है शहर में, जी, आपको जी। तो पता ही होगा कि लोगों ने पूरी पूरी रातें जो है रोडों पे गुजारी जी, हैं, जी, जी। और उसमें भी कोई एक सच कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आता कि कौन है जो बता रहा है उनको। जी। और हम खुद फ़ोन करते रहे अखबारों को, जी क्या क्या सूरत हाल है। जी जी जी। तो क्या मतलब आपको मैकेनिज्म नज़र नहीं आता हमारे यहाँ के इस चीज़ को कोई लोगों को सही नंबर से गाइड करे कि क्या हो रहा है? जी सही कह रहे हैं आप। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हुकूमत को ही पहल करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मास मीडिया का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। वही लोगों को कोई सेंट्रल बॉडी बनाएं, उसमें पब्लिक नुमाइंदे भी हों, टेक्नोक्रेट्स भी हों और ब्यूरोक्रेट्स भी हों, वो मिलकर जो है इस सिलसिले को कि किस तरीके टेकल करना। मुझे भी एक रिपोर्ट मिली कल रात को 3 बजे जो है ना, अचानक एक अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, ठीक कॉम्प्लेक्स में सायरन बजने शुरू हो गए और लोगों को नीचे उतार लिया गया कि अर्थक्वेक आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। देयर कांट बी एनी प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक लाइक दैट, यू सी। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब, ये पॉसिबल नहीं है कि अर्थक्वेक को आप फिलहाल अभी कर सकेंगे जी? ये कब आएगा? जिस तरह बारिश की होती है। नहीं, बारिश की भी कब सही होती है? बारिश की भी सही नहीं होती है, और ये तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो कुछ तो अमेरिकन क्या वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, या दुनिया में कहीं दुनिया नहीं? में भी नहीं है, जो अमेरिकन दुनिया में भी बेचारे कहीं ऐसे नहीं है। कहीं सही नहीं कह है। रहे हैं डॉक्टर साहब। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ डेवलप किए हैं, लेकिन अभी भी उसको पब्लिक होते होते बहुत टाइम लगेगा। पाकिस्तान का तो हालत आपको पता ही है। बहरहाल इसको बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ साल पहले अंदाजा हो सकता है कि हाँ भाई कुछ होने वाला है, लेकिन आप सारी रात किसी को सड़क पे नहीं सुला सकते। इसको आप प्रिवेंटिव मतलब मैं मेजर्स तो में ये शामिल समझता नहीं हूँ कर। कि जब भी है अपने घर में रहें, इत्मीनान से रहें, पैनिक ना हो, क्योंकि बाहर निकलेंगे गाड़ियाँ सारी भागेंगी, फिर एक नया मसला होगा। तो हो सकता है कि भगदड़ में बहुत सारे मर जाएं, और फिर ये बिजली के तार हैं, आपको पता है अगर ये टूट के गिरे तो अच्छी खासी कैजुअल्टी इससे हो सकती हैं। अब कुछ चीज़ें अल्लाह पाक ने, जो कायनात का मालिक है, कादिर मुतलब है, उसने अपने हाथ रखी हुई हैं। और आप हिस्ट्री उठा के इस्लाम की देख लें, नबियों की जो ज़िंदगी है उस पर रोशनी डालें, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सदीक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो इस किस्म की आफतें हैं, डिजास्टर्स हैं, उनको मैनेज करना भी तो अक्ल इंसानी का काम आप ये है। देखें ना कि फिरौन को भी तो अल्लाह पाक ने ताकत बख्शी थी। फिरौन को भी अल्लाह पाक ने ताकत बख्शी थी। उसे खुदावन करीम अगर तबाह करना चाहते तो उसको एक इशारे से उन्होंने तबाह कर सकते थे उसको। लेकिन क्या हुआ कि वो हमारे लिए एक सबक था, हमारे लिए एक चैप्टर था वो, कि उसको मैसेज गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक नबी अल्लाह पाक का, और ये मैसेज उसको गया, एक बच्चा पैदा होगा तुम्हारी सल्तनत में जो तुम्हारी पूरी सल्तनत को तबाह कर देगा। तो ये हमारे लिए चैप्टर है। ये वो करने को खुदावन करीम खुद नहीं कर सकते थे क्या उसको? वो किस तरह दया जो है कि नीलम में जो है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से जो है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को जगह दी, और उन्होंने वो दरिया क्रॉस किया। और उसके बाद जनाब अली वो फिरौन का आखिरी वक्त तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम शायद ये देखते रहे कि अल्लाह पाक का हो सकता है हुक्म चेंज हो जाए, इसको ज़िंदगी बख्श दे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपने परों को हटाया और फिरौन को वहीं तबाह किया उन्होंने। आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो, जिस तरह दुनिया में कहा जाता है कि जी कोई 200 के करीब ज़िलज़ले आते हैं एक दिन में, और उनमें कोई 180 के करीब जापान में आते हैं, बाकी 20 जो है, तो चीज़ें मैनेज तो हो रही हैं ना जी। उस हवाले से तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या समझते हैं कि आपको क्या मतलब किस तरह देखते हैं कि जो हमारी जो ओवरऑल पॉलिसी है मैनेजिंग द सच डिजास्टर्स, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, इस मुल्क के शहरी भी हैं, आपको मतलब मेरा ख्याल में यहाँ पे कोई पॉलिसी इस सिलसिले में कभी बनी ही नहीं सिरे से, और ना ऐसे कोई वो है। आप इस्लामाबाद में भी देख लें कि एक क्रेन वही बार बार दिखा रहे थे। अच्छा, अब जाहिर है कि वो एरिया उस वक्त तो शायद इनके इल्म में नहीं था कि ऊपर क्या हुआ है, तो ऐसी सैकड़ों क्रेनें चाहिए। कोई रियलाइजेशन है, कोई एहसास है अमॉन्ग द बिल्डर्स, अमॉन्ग दी जो बड़े बड़े हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन में लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो सारा बिजनेस लोग आप करें, आप उस फील्ड में रहते हैं, कि जी बिल्डिंग्स चेक कराई जाए, कुछ किया जाए, कहीं लॉस ना हो, ऐसा कोई आपको लग रहा है? देखिए जी, अवेयरनेस की लिमिटेशंस हैं। नॉट ईच एंड एवरी बिल्डर इज कॉन्शियस। मैं उर्दू में बयान एक्सप्लेन करता हूँ कि बिल्डर हजरात को, कॉन्ट्रैक्टर हजरात को, और जो दूसरे काम करते हैं रिलेटेड, उनको सबको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़मीर के ऊपर अपने काम करना होगा, क्योंकि हर चीज़ ऑर्डर में नहीं है, ठीक ना। लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि डिज़ाइन भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए हो,
फिर सुपरविज़न के दौरान भी उसको डिज़ाइन को इम्प्लीमेंटेशन होने दिया जाए, ठीक है ना, और क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी सही रखा जाए। मगर कराची के बारे में मैं ये कहूँगा कि थिंग्स आर नॉट दैट बैड, बुरी हालत नहीं है कराची की, स्पेशली आफ्टर 1980 कि जब ये फैसला हुआ कि कराची के स्ट्रक्चर्स जो हैं स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंट बनवाए जाएंगे। बड़ी पुरुमीद बात कर रहे हैं आप जी, बड़ी पुरुमीद बात कर रहे हैं आपके जी, इसलिए कि कम अज़ कम हमने तो वो देखा और बहुत सारे हमारे साथियों के हमने डिज़ाइन देखे कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि ठीक है 100 में से हो सकता है 70 ठीक बन रहा हो, 30 सही नहीं बन रहा हो, अच्छा, ठीक है ना, मगर 80 से पहले के हालात तो ये थे कि देयर वाज नो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन, कोई ऐसा कानून ही नहीं था। नाजरीन असानी ही गुफ्तगू इना जारी है 80 बड़ा असा सा घबराए जो वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो कहा गया कि जो ज़िलज़ला आया उसका जो इंटेंसिटी थी, शिद्दत थी, वो 7.6 थी, जी जी। तो कितना परसेंट पे आए महफूज होता है, सेफ होता है? हमारे 1-2 अगर आए तो इंसान उसको फील भी नहीं करता, बाद जानवर उसको फील कर लेते हैं। 3-4 से जो हल्की सी शेकिंग शुरू होती है और 5 से फिर जो है 4.5-5 से जो फिर डेंजर शुरू हो जाता है। अच्छा, अभी जो कराची में आया था ये तो जो इसके बारे तो बहुत सारे क्लियर नहीं है कि आया था, किसी ने कहा 4 का था, किसी ने कहा पता नहीं कितने का था। बहरहाल वहाँ तो आया था, वो तो आपको मालूम नहीं, उसको 4 को कहा है, 4.0 जो है रेक्टर स्केल पे था कराची में जो आया, उसको हम रीड नहीं कर सकते किसी तरह भी। नहीं, महकमा मौसमियात के पास होते हैं रिकॉर्डर, वो रीड करते हैं, उसको बताते हैं। तो महकमा मौसमियात जो है उसके बारे में जिस तरह आपने भी कहा, वो कहते हैं बारिशें होगी, नहीं होगी, वो कहते हैं कि बारिशें नहीं होगी, बारिशें होती हैं। प्रेडिक्शन आसान नहीं होती है, खासतौर से अर्थक्वेक की भी। इनकी कोई अपनी इनएफिशिएंसी नहीं है? नहीं, इनकी तो खैर नहीं है, बल्कि ये तो जो नॉलेज है ये काफ़ी पेचीदा है, इसका आसान नहीं है प्रोडक्शन करना इसका, ये कितने का आएगा और कब आएगा। आप कह रहे थे कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती, आप नहीं समझते आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं इन हालात में उनको आगे आना चाहिए, वो खुद से भी कोई इनिशिएटिव लें? हाँ, अब जो है काफ़ी मेरा ख्याल है पाकिस्तान को मैंने काफ़ी दिन हो गए, सबको चाहिए कि अब जो है ईमानदारी तरीके से जो है सब चीज़ों को डील करें। बहुत सारी जगह इतना उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी है कि वहाँ गाड़ी इंटर नहीं हो सकती। अगर खुदा न खास्ता आम भी हादसा कोई होता है तो गाड़ी नहीं जा सकती। लियारी आपके सामने मिसाल ही है, शहर के भी बहुत सारे एरिया इसी तरह से हो गए। पहले था कि भाई बड़ी बड़ी सड़कें होती थी, अगर कभी हैवी मशीन लानी पड़े तो वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। इसी तरह जो भी बात हो रही थी कि हमें जो है बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू ख़ास तौर से शहर के बाहर पेरिफेरी में बनाने चाहिए, ताकि अगर वो बीच में ट्रैप हो गया, ठीक है आपकी जो इमारत तो बड़ी अच्छी थी उसकी फायर ब्रिगेड वालों की, लेकिन उसके आगे पीछे सब गिर गए तो वो बेचारा तो बीच में ट्रैप हो गया। तो इनको पेरीफ्री में रखना चाहिए, ये देखते हुए कहाँ कहाँ पॉसिबल है आ सकता है और वहाँ से फिर जल्द रेस्क्यू आए, और उसको जो है कम्युनिकेट भी सही तरह से होना चाहिए। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि जी इस मर्ज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप बीइंग अ जियोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि यानी आपकी जो नॉलेज है इस स्पेशल फील्ड में, वो जो आम शहरी है हमारा, उससे वो किस तरह फ़ायदा उठाए, उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि जी उनको क्या करना चाहिए? कराची के हद तक तो काफ़ी हद तक ये सेफ़ है, जैसे उन्होंने बताया कि अभी तो सिर्फ 2B में आया है ये जी। इसकी बहरहाल दोबारा से एवेल्यूएशन करानी चाहिए कि अब कराची की सूरत हाल क्या है, क्योंकि मुसलसल जो है झटके आ रहे हैं। उसके बाद जो है फिर ये देखना चाहिए कि बिल्डिंगें जो हैं ख़ासतौर से पुरानी या नई जो बन रही हैं वो इसको फॉलो कर रही हैं कि नहीं है। उनको जो है लोगों को भी अवेयरनेस करनी चाहिए कि वो फिर इस तरह से ना करें, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो ये वाक़या होता है तो फिर जैसे उन्हीं के ऊपर ही ज़्यादा होता है। तो वो जो है अच्छा यानी सामान दें, अच्छे कंस्ट्रक्शन मटीरियल से बनाएं और उसमें जो है जो भी उसके कंडीशंस है उसको फुलफ़िल करें, ताकि जो है वो चीज़ अच्छी बने। और जो भी शहर में है जैसे सड़कें हैं, कोई भी चीज़ है उसको जो है केयर करें। तो उम्मीद है कि इसको आइंदा जो है इससे बचा जा सकता है या एटलीस्ट कम किया जा सकता है इसको। अच्छा, इस एक छोटा सा सवाल और चलते चलते प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, उसकी क्या एक्सटर्नल रीजंस होते हैं ज़िलज़ले के? ज़मीन के ऊपर हम लोग जो कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर हम धमाके कर रहे हैं, हमने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि
देखें जहाँ तक अर्थक्वेक जो जिस तरह कहा जाता है कि डैम्स मास पैमाने पे आता है, जैसे ये आया है, तो इसमें तो इंसान का कोई दखल नहीं है, ये तो पूरी प्लेट की मूवमेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोटे स्केल के होते हैं, जिसमें आपने कहा डैम बना दिया है, ज़्यादा माइनिंग कर ली है, ह्यूज स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं, वो लेकिन लोकल होते हैं, इतना उसका यानी इम्पैक्ट जो है ना वो रीजनल नहीं होता बल्कि लोकल होता है। जिस एरिया में वो होता है वहाँ पे ऐसा होता है, तो इसको हम कहते हैं मैन मेड, खुद इंसान का बुलाया हुआ। कराची भी उसकी एक मिसाल हो सकती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ह्यूज खड़ा कर दिया विदाउट एनी प्लान। डैम बनाने से भी होता है, डैम बनाने से भी हो सकता है। इस तरह से जैसे ये हमारे कराची में सी है, इसमें काफ़ी सिल्टिंग होती है, तो सिल्टिंग के लोड से भी हो सकता है, ख़ासतौर से कोस्टल रीजन में। तो ये सब चीज़ों को ज़रा सा अगर देख ले, आजकल कोस्टल रीजन में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसको भी चेक कर ले कि आया वो नीचे हार्ड रॉक कितने नीचे है जिसके ऊपर ये फाउंडेशन बना रहे हैं, तो ये चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। राइट। इधर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक तो इस्लामाबाद में मरगला टावर्स की बिल्डिंग तो गिरी, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में जो पाक अफवाज के जो जगह थी वो भी बहुत सारे जो हमारे फौजी जवान मारे गए हैं, कोई 200 के करीब कहा जा रहा था शुरू में, अब तो पता नहीं फिगर कहाँ पहुँची है वो। तो और आज यूएन ने कहा है कि हॉस्पिटल्स तबाह हो गई हैं, स्कूल्स तबाह हो गए हैं। तो ना सिर्फ जो प्राइवेट लोगों के घर वगैरह अपार्टमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन जो वो जगह हैं जो जिनको काम करना चाहिए लोगों के लिए ऐसे हालात में, वो भी मुतासर हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं इस तरह, मतलब क्या करना चाहिए इन हालात से निपटने के लिए? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट को, चाहे फौज से लेकर जो है ना कोई भी और सिविलियंस डिपार्टमेंट्स हों, सबको अवेयरनेस देनी चाहिए कि जिस एरिया में भी वो मौजूद हैं, अगर वो एरिया अर्थक्वेक प्रॉन है, वहाँ अर्थक्वेक आ सकता है, तो वो अपने स्ट्रक्चर्स जो हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो बर्दाश्त करता है, स्ट्रक्चर एकदम कोलैप्स नहीं होता, जिस तरह मरगला टावर कोलैप्स हो गया। तो वो इतना वक्त देता है ऑक्यूपेंट को कि वो निकल जाए। डैमेज तो अगर बहुत सीवियर हुआ तो डैमेज ज़रूर होगा, मगर कोलैप्स इंजीनियर की कोशिश होती है कि उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन उसको हम कहते हैं। अर्थक्वेक प्रूफ जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जी, नहीं, जिसको हम 100% अर्थक्वेक प्रूफ कहेंगे। अर्थक्वेक प्रूफ जैसे कोई नॉट इवन इन जापान। बात करना नहीं, टिल्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, लेकिन कोलैप्स नहीं होगी, जैसे पूरा बैठ गया है। कोलैप्स नहीं होता कि देयर इज़ नो ह्यूमन लाइफ की कैजुअलिटी हो या बिल्डिंग खुद कोलैप्स हो गई, तो रिपेयरेबल कंडीशन में होनी चाहिए। जैसे पीसा का टावर देखा ना आपने, टिल्ट हो गया लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ। तो ऐसे होगा कि वो किसी एक तरफ टिल्ट हो जाएगी लेकिन डैमेज नहीं होगा। तो सिलसिला ये है कि हर जोन में जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, अगर वो उसमें भी क्लासिफिकेशन ये होती है कि कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं फ्रॉम अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिस तरह ड्यूरिंग अर्थक्वेक के बाद जिस तरह हम आज देख रहे हैं कि हमारे बैरक्स गिर गए तो फौजी नौजवान मारे गए, हमारे हॉस्पिटल गिर गए, तबाह हो गए, तो इलाज मुआवजे। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर्स जो आम तौर पर बिल्डिंग डिज़ाइन होती है स्ट्रक्चर की, उससे बढ़कर इन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मसलन हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, फायर ब्रिगेड स्टेशंस हैं, फौजी नौजवानों के बैरक्स हैं और दूसरी फौजी तनसीबात हैं, और हर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, उसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस फैक्टर। तो क्या ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो स्ट्रक्चर क्रिएट? हाँ, डेफिनेटली। अगर मैं एक बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहा हूँ 1 के लिए, तो हॉस्पिटल को 1.25 के लिए मैं डिज़ाइन करूँगा, ताकि उसमें और ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ जाए। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्यूरिंग अर्थक्वेक के अगर यही सारी चीज़ें नहीं होंगी, हमारी सड़कें नहीं होंगी कि वहाँ हम पहुँच सकें गाँव तक, अगर हमारे हॉस्पिटल तबाह हो जाएंगे, देयर विल बी, जो पहले तो नुकसान होगा अर्थक्वेक की वजह से, मगर उसके बाद सब्सिक्वेंटली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिस तरह जो आज तक अभी हम तो असेसमेंट उस पर जा ही नहीं रहे हैं अभी तक कि लेटर ऑन सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। इससे सब जो जोन 3 में जिस तरह आपने कहा कि नॉर्दर्न एरियाज का बालाकोट का एरिया आता है, और जो आप कह रहे हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर क्रिएट करना बड़ा महंगा भी है, डोंट यू थिंक वहाँ का जो आम आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा? मैं लफ्ज़ महंगे पे मुझे एतराज़ है। मैंने ये कभी नहीं कहूँगा कि महंगा होता है, डेफिनेटली उसमें ज़्यादा स्टील आता है, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि उसमें ज़्यादा पैसे तो लगते हैं, मगर लफ्ज़ महंगा ज़रा सही मानो बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। अच्छा। क्योंकि बहुत भारी लफ्ज़ महसूस होता है, इतना नहीं महंगाई आ जाती उस स्ट्रक्चर में कि हम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मिसकंसेप्ट है। अगर बालाकोट का आम आदमी अफोर्ड कर सकता है कंस्ट्रक्शन वहाँ के हवाले से मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर लूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, शायद वो आपके नॉलेज में ना हो, कि वहाँ जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी बेस नहीं होती ज़मीन में,
वो होती है पहाड़ पे कंस्ट्रक्शन, वो भी जो है उसके ठीक है कि स्लोप के नहीं, ऊपर। और पहाड़ के स्लोप पे होती है, और पहाड़ होता है पत्थर का, मिट्टी के पहाड़ सिर्फ बलूचिस्तान में है, हमारे यहाँ सारे सब पत्थर के पहाड़ हैं उसमें। तो उसमें उसकी ज़मीन में बेस ना होने की वजह से वो गैर महफूज कंस्ट्रक्शन होती है वो। और अभी भी जितना ये नुकसानात जो हुए हैं वो उसी वजह से हुए हैं। उसकी मेन वजह यही है कि वो जो कंस्ट्रक्शन जो है वो पत्थर के ऊपर विदाउट बेस के हुई है, और जो जलजला जो अर्थक्वेक आया है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी उसके झटके को, और वो तकरीबन सारा जितना ऊपर से बोल्डर्स आते हैं। हाँ। तो वो घर तो अपनी जगह, लेकिन जब वो ऊपर से गुजर गया तो फिर कुछ नहीं बचता। और लैंडस्लाइड वो सेकेंडरी जो इफेक्ट्स होते हैं, और हमारे अभी तो हम बचे हुए हैं, वरना फायर भी सेकेंडरी इफेक्ट जी, होता है fire earthquake का, वो बहुत सीरियस होता है कि गैस तो लाइन्स वगैरह फट जाती हैं। जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि जी बेस नहीं होता, अंडरग्राउंड जो कंस्ट्रक्शन होती है वो वहाँ पे हो नहीं पाती बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, तो वहाँ पे क्या मतलब? मैं समझता हूँ कि सिस्टमेटिक वे में एक टिपिकल डिज़ाइंस बनाकर अगर आवाम को प्रोवाइड कर दिए जाएं बाय द गवर्नमेंट या कोई और एजेंसीज कि भाई इस तरीके से बनाओ, तो आई एम श्योर लकड़ी 75% जो है ना स्ट्रक्चर बच सकते हैं। खासतौर से इस वाक़े के बाद शायद वो लोग जो है जी, ज़्यादा वो लकड़ी पहले तो आप अभी तो कहते है, हैं हर आदमी हाँ, गरीब आदमी है, वो अपने पत्थरों से कोई बना लेता है, कोई इसमें सीमेंट के बजाय गारा भर देता है, तो वो स्टोन को असेंबली के कुछ MNAs ने शिकायत की है कि जी सऊदी अरबिया ने जो हमें सपोर्ट किया है वो इतना नहीं है जो तवक्का कर रहे थे हम। इवन अमेरिका ने जो अनाउंस किया है वो भी उतना नहीं है जितना पाकिस्तान तवक्का कर रहा है। आप क्या समझते हैं? हम इस वक्त अकेला ही बने हुए हैं अमेरिका के। सऊदिया तो ठीक है, वो तो हमारा एक ऐसा मतलब है कि हमारा एक ऐसा दोस्त है, या हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ का एक ऐसा हेड है कि वो तो हमारा बॉस है, उससे तो हमारा छुटकारा नहीं है। वो तो हम जब भी रिक्वेस्ट करके हम उससे और भी फंड जनरेट कर सकते हैं। और शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने आज अपनी कौम से अपील की है, आज उन्होंने अपनी कौम से अपील की है कि आप खुले दिल से ज़्यादा एहतियात जो है वो पाकिस्तान में दें उन लोगों को कि जो अभी जलजले के मुतासरीन जो हैं और वहाँ से आएंगे। लेकिन बात यह है कि आप एक ऐसे मुल्क के जो आपको अपना इतादी समझता है, लेकिन वो इतादी पाकिस्तान को नहीं समझता। और ये चीज़ कॉन्डोलीज़ा राइस ने भी क्लियर की थी, उसने कहा जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारा इतादी है, पाकिस्तान इतादी नहीं है हमारा। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते जाते वक्त अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और आखिरी ब्रीफली सवाल पूछना चाहूँगा, जो एरियाज़ जिस तरह बालाकोट जोन 3 में आते हैं, क्या वहाँ पे इंसानी आबादी ये कोई जियोलॉजिस्ट तजवीज़ देगा कि वहाँ पे यानी ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को नहीं ठहराया जाए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो फॉल्ट मार्क है सारे, अगर एग्जैक्टली उसके ऊपर तो नहीं, उसके आगे पीछे कर सकते हैं। और जिस तरह इन्होंने बताया कि अर्थक्वेक जो है कंस्ट्रक्शन प्रूफ करके और टेक्नोलॉजी बाहर से मंगा के इसको सही करके बनाए, तो कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि जापान और अमेरिका में सान एंड्रेस फॉल पे पूरा कैलिफोर्निया बैठा है, वो तो आराम से रहते हैं, उनके यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं होती। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, ईसा साहब आपका शुक्रिया, मलिक नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, असांजो अॼु प्रोग्राम तव्हां ॾिठो ज़लज़ले जे हवाले सां असांजे माहिरीन ऐं उन एरिया जे रहवासी मलिक नईम साहब तव्हांखे काफ़ी ॻाल्हियूं ॿुधायूं। इलाही ॻाल्हियूं आहिनि जेके अञा थियणु खपनि, तमामु घणा पहलू आहिनि जिन ते बहस थियणु खपे। हिन तमामु हिकिड़ी इबरतनाक ऐं पाकिस्तान जी तारीख़ जे बदतरीन हादसे मां तमामु घणो सिखण जी ज़रूरत आहे। इलाही सारा लेसन सिखणु खपनि असांजी हुकूमत खे, आवाम खे, ऐं उहे समूरा माण्हू जेके हिन ॾुखे वक़्त में दर्द महसूसु कनि था। हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि हलंदे हलंदे मां चवंदो हलां त जॾहिं बि अहिड़ी का ॻाल्हि थिए थी ज़लज़ले जी, त उन में पैनिक न थियणु खपे, थथिड़ो न मचाइणु खपे, सबुर तहमुल सां सम्झ सां मामलनि खे हल करणु खपे, जुरत ऐं बहादुरी जो मुज़ाहिरो करणु खपे। मुश्ताक राज इजाज़त, वरी मिलंदासीं ॿिए हफ़्ते। अल्लाह।